नमस्कार मेरे पढ़ने वाले साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीके गार्जियन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत के मध्यकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के ऊपर होने वाले विदेशी आक्रमण। देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत के ऊपर काफ़ी सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं, जिनमें से मुख्य जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। देखिए, ये अपनी इस क्लास का पहला पार्ट है। इस क्लास के हम पार्ट में पढ़ने वाले हैं आज ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण और अरब आक्रमण को। ठीक है, तुर्क आक्रमण को हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए हमारी इस बेहतरीन क्लास को, जिसमें हम नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन आंसर एक रिवीजन के रूप में भी करवाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भारत के ऊपर होने वाले आक्रमण हैं, इनको हम 2 पार्ट में लेके चलेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया है। ठीक है, पार्ट 2 जो अपनी नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, उसमें हम करने वाले हैं तुर्क आक्रमण को। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे ईरानी, यूनानी और अरबों के आक्रमण को, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 1 नंबर पे आता है हखामनी या फिर ईरानी आक्रमण। ठीक है, देखिए, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के जो हखामनी वंश था ना, ठीक है, हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। ठीक है, देखिए, इस हखामनी वंश की स्थापना किसने की थी? सायरस द्वितीय ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो जो भारत के ऊपर पहला विदेशी आक्रमण था, ठीक है, वो किस वंश के राजाओं ने किया था? देखिए, ये ईरान है ना, ठीक है, इसी में एक वंश था हखामनी। ठीक है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, ईरानी आक्रमण बोल दीजिए या फिर हखामनी आक्रमण बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और इस हखामनी वंश का संस्थापक था सायरस द्वितीय। ठीक है, देखिए, अब इस साम्राज्य के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला शासक आता है सायरस द्वितीय। 558 से 529 ईसा पूर्व के मध्य में इसका शासनकाल था। ठीक है, देखिए, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने का असफल प्रयास, ठीक है, 550 ईसा पूर्व में इस सायरस द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए, इस बात को हमको नोट करके चलना है कि भले ही सायरस द्वितीय ने भारत के ऊपर पहली बार आक्रमण किया, लेकिन ये जो आक्रमण इसके द्वारा किया गया था, ये एक असफल प्रयास था। ठीक है दोस्तों, असफल प्रयास के रूप में इसने पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, ये सफल नहीं हो पाया था उसमें। आगे चलते हैं। देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, थोड़े ही टाइम में यह पश्चिमी एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। ठीक है, साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीता था। देखिए, जो अपना भारत था, ठीक है, जो काफ़ी ईरान तक, अफगानिस्तान तक जिसकी बॉर्डर हुआ करती थी। ठीक है, तो जो सिंध क्षेत्र था ना, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, तो उस सिंध क्षेत्र के जो पश्चिम में भारत के, मतलब ये समझ सकते हैं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र थे ना, ठीक है, कुछ छोटे क्षेत्र जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र थे, उनको जीता था इसने। और जो विद्वान प्लिनी है, उसके विवरण से ज्ञात होता है कि इसने एक कपीसा नगर, ठीक है, कपीसा नाम का एक नगर था, उस नगर को ध्वस्त किया था। साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। और उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? उसका पुत्र कैबिसीज द्वितीय। ठीक है, जिसका शासनकाल था 529 से 522 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए, ये बताया गया है कि जो साइरस द्वितीय था, ठीक है, उसने भारत के जो सिंध क्षेत्र था ना, उसके सीमावर्ती कुछ क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, और इसके बाद में इसका पुत्र बनता है कौन? कैबिसीज द्वितीय। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद में। ठीक है, कैबिसीज द्वितीय के बारे में कहा गया है कि यह गृह युद्धों में ही उलझा रहा और इसके समय में हखामनी साम्राज्य का भारत की ओर कोई विस्तार न हो सका। ठीक है, भारत की तरफ इसके पुत्र ने किसी भी प्रकार का और विस्तार नहीं किया, ना ही कोई आक्रमण किया। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए अगला शासक आता है डेरियस, या जिसको दारा भी बोलते हैं, ठीक है, डेरियस प्रथम। इसका शासनकाल है 522 से 486 ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए भारत पर आक्रमण करने में अगर किसी शासक को सफलता मिली थी ना, पहली सफलता जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो पहली सफलता किसको मिली थी? डेरियस प्रथम को, ठीक है। इसने 516 ईसा पूर्व में गांधार, ठीक है, जो करीब करीब अफगानिस्तान के आसपास का इलाका है, उसको जीत के अपने फारसी साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, कि जो दारा प्रथम था, जिसको डेरियस प्रथम बोला जाता है, उसने भारत के ऊपर आक्रमण करने में पहली सफलता हासिल की थी, ठीक है। और कब किया था यह आक्रमण? करीब करीब 516 ईसा पूर्व में, ठीक है। इस सन को पक्का याद रखिएगा आप, ठीक है। और इसने जो गांधार क्षेत्र था ना, ठीक है, भारत का जो गांधार क्षेत्र था, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। देखिए विद्वान हेरोडोट्स के अनुसार भारत का पश्चिम उत्तर भाग दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था। देखिए जो ये गांधार को जीता था ना, ठीक है, गांधार को जीत के इसने अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया था। किसको? गांधार को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी आगे चलते हैं। देखिए दारा प्रथम के 3 अभिलेख थे, ठीक है। एक था बेहुस्तम, एक था परसिपोलिस और एक था नक्शे रुस्तम, ठीक है। इन तीनों से पता चलता है कि उसने सबसे पहले सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को जीत लिया था, ठीक है। मतलब कि जो दारा प्रथम था उसके 3 अभिलेख थे, ठीक है। उन अभिलेखों से हमको पता चला है कि जो सिंधु नदी क्षेत्र था ना, ठीक है, ये जो सिंधु नदी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस सिंधु नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र थे ना, भारतीय भूभाग था, उसको इसने जीत लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आने वाला अंतिम शासक था दारा तृतीय, ठीक है। देखिए दारा तृतीय को सिकंदर ने हरा दिया था। जो यूनानी शासक सिकंदर था, ठीक है, उसने दारा तृतीय को हरा दिया था। कौन से युद्ध में? ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, अरबेला या फिर गोगेमेला, ठीक है। इसको ये एक ही नाम समझिए आप, ठीक है। कहीं कहीं अरबेला लिखा हुआ है तो कहीं पे गोगेमेला। अरबेला या गोगेमेला के युद्ध में, जो कि करीब 331 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, उसमें बुरी तरह परास्त किया और इस साम्राज्य का पतन कर दिया था, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि भारत के ऊपर सबसे पहले सफल आक्रमण किया था दारा प्रथम ने, ठीक है, और गांधार क्षेत्र को जीत के 20वां प्रांत बनाया था। उसके बाद में यह बात याद रखने की है कि देखिए ये जो 3 अभिलेख हैं, ठीक है, ये कभी पूछे नहीं गए हैं, फिर भी आप इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि इन तीनों अभिलेखों से ही हमको पता चलता है कि जो भारतीय क्षेत्र उसने जीते थे, ठीक है, सिंधु नदी के जो पास के क्षेत्र थे उनको जीता था। ये किस बात से, किस चीज से हमको जानकारी मिलती है इनकी? बेहुस्तम, परसिपोलिस और नक्शे रुस्तम नाम के 3 अभिलेखों से, ठीक है। उसके बाद में इनके शासक आते हैं दारा तृतीय, जिसको कि सिकंदर ने हरा दिया था गोगेमेला के युद्ध में, ठीक है। इस तरह से इस साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी आगे चलते हैं। देखिए जो हखामनी शासक भारतीय क्षेत्र में भारतीय कुछ क्षेत्र को जीता था, पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो इससे क्या होता है कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो क्षेत्र है, उसके ऊपर इनका कुछ प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है भारत के ऊपर इस आक्रमण का, वो हम पढ़ते हैं। देखिए समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, ठीक है। जो जिस रास्ते से इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है, उसमें से एक समुद्री मार्ग भी था, ठीक है। तो वो समुद्री मार्ग जब पता लगा लोगों को, तो भारत और जो ईरान के मध्य में जो व्यापार का एक प्रचलन था वो बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद में जो पश्चिमोत्तर भारत था उसमें दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी लिपि, ठीक है, इसका प्रचार हुआ। देखिए हम जो लिखते हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन जो खरोष्ठी लिपि होती है वो लिखी जाती है दाएं से बाएं में, ठीक है। और हमने जब अशोक के बारे में पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि
अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में जितने भी अशोक के कुछ शिलालेख पाए गए थे उनमें सभी में खरोष्ठी लिपि का यूज हुआ था। ठीक है, अशोक के कुछ शिलालेख थे जो इस क्षेत्र में पाए गए थे, उनमें इसी लिपि का यूज हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। ईरान की अरेमाइक लिपि, ठीक है, ये जो ईरान देश की अपनी खुद की लिपि थी अरेमाइक लिपि, उसका भी भारत के अंदर प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, और जो मौर्य वास्तुकला है, ठीक है, इसके ऊपर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है कि जैसे अशोक काल के जो स्मारक हैं, ठीक है, कौन से स्मारक, घंटे के आकार के गुंबद। ठीक है, देखिए अशोक के काफी सारे स्मारक हैं जिनमें कुछ स्मारक ऐसे हैं जिनमें घंटे के आकार के गुंबद है। ठीक है, वो उनके ऊपर कौन सा प्रभाव माना जाता है, ठीक है, तो वो ईरानी प्रभावी माना जाता है। ठीक है, तो ये सब हुआ था हखामनी शासकों के प्रभाव के कारण। ठीक है, उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया और कुछ प्रभाव अपना भारतीय संस्कृति के ऊपर छोड़ा था। ठीक है, जिनमें खरोष्ठी लिपि हो गया, ठीक है, अरेमाइक लिपि हो गया, और जो स्मारक है ना घंटे के आकार के गुंबद, ठीक है, कुछ वास्तुकला के रूप में भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए अगले जो आक्रमणकारी होते हैं ना वो होते हैं यूनानी। ठीक है, यूनानी या जिनको मकदूनियाई भी बोला जाता है। ठीक है, इनका आक्रमण होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए फिलिप द्वितीय, ठीक है, मकदूनिया का शासक बनता है कब, 359 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई और सिकंदर इसका पुत्र था। ठीक है, देखिए ये कहा गया है कि एक राजा था फिलिप द्वितीय, ठीक है, वो कहां का राजा था, मकदूनिया का राजा। ठीक है, और उसके बाद में उसका पुत्र शासक बनता है। ठीक है, जिसका नाम था सिकंदर, जिसको हम सब जानते हैं। ठीक है, सिकंदर 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासन पर बैठता है 336 ईसा पूर्व में। ठीक है, यह कहां का शासक था, मकदूनिया का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो सिकंदर था, आपसे एग्जाम में खाली इतना पूछा जाएगा कि जो सिकंदर था वो कहां का शासक था। ठीक है, तो मकदूनिया का, जिसको कि मैसेडोनिया भी बोला जाता है। ठीक है, मकदूनिया का शासक था और भारत के ऊपर आक्रमण कब किया था इसने, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और वह मकदूनिया का शासक था। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। उसके गुरु का नाम काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसमें हमने पढ़ा है कि फिलिप द्वितीय का पुत्र था एक सिकंदर। ठीक है, उसके मरने के बाद में उसका पुत्र राजा बनता है। कहां का शासक था ये, मकदूनिया का। भारत के ऊपर आक्रमण कब करता है, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उसके गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए भारत विजय अभियान के तहत 326 ईसा पूर्व में बल्ख क्षेत्र कौन सा है, बैक्ट्रिया, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान का इलाका है। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व में वह अफगानिस्तान के क्षेत्र को जीतते हुए काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार करके, जिसमें इसने पार किया था खैबर दर्रा। ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए, काफी बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कि जो सिकंदर था, ठीक है, उसने पहली बात तो भारत के ऊपर कब आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, वह किस क्षेत्र से, किस रास्ते से होके भारत में आया था। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत पार करके खैबर दर्रा पार करके आया था, जो वहां पे खैबर दर्रा है। ठीक है, खैबर दर्रे से होता हुआ सिकंदर भारत आ पहुंचा था। ठीक है, तो तक्षशिला के शासक आम्भी ने, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया था, उसके सामने घुटने टेक दिए थे। ठीक है, सबसे पहले उसका सामना होता है तक्षशिला के शासक आम्भी से। तो आम्भी क्या करता है, घुटने टेक देता है सिकंदर के सामने। ठीक है, और उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग करने का वादा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिकंदर की भेंट ये कह सकते हैं कि हम किस राजा के साथ में हुई, तो आम्भी के साथ में हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरा पॉइंट है, ठीक है,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा याद करना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ता है, ठीक है। जो पंजाब का इलाका था, ठीक है, झेलम और चिनाब का जो मध्य का क्षेत्र था, ठीक है, उसमें उसको मिलता है पोरस। ये हम जानते हैं, जो पोरस राजा होता है वो उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है। तो सिकंदर और पोरस के मध्य में, तो सिकंदर वर्सेज पोरस ये लड़ाई होती है, जिसको कि हाइडे स्पीज या फिर वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। देखिए, जो झेलम नदी है उसका पुराना नाम है वितस्ता, ठीक है। तो हाइडे स्पीज के युद्ध किस किस के मध्य में होता है? सिकंदर और पोरस के मध्य में, और एक करीब करीब 326 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। इस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है, ठीक है, और पोरस हार जाता है, ठीक है। हमको खाली इतने याद रखना है कि जो सिकंदर था वो खैबर दर्रा पार करके भारत आया था, ठीक है। उसने सबसे पहले आम्भी शासक को अपने शरण में लिया था, ठीक है। आम्भी शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जो तक्षशिला का शासक था। उसके बाद में, ठीक है, जो पंजाब का जो चिनाब और झेलम के मध्य का इलाका है, ठीक है, वहां पे शासक था राजा पोरस। पोरस और सिकंदर के मध्य में युद्ध होता है हाइडे स्पीज का 326 ईसा पूर्व में, जिसमें सिकंदर जीत जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, 19 महीने तक भारत में रहने के बाद में सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया, ठीक है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सिकंदर भारत की दहलीज तक आ पहुंचा था, ठीक है, बिल्कुल भारत में एंट्री करने के लिए। अगर वो जैसे व्यास नदी को पार कर जाता तो जो अपनी मुख्य भारत की भूमि है उसमें उसने कदम रख दिए थे, ये समझ लेना आप, ठीक है। लेकिन जो उसकी सेना थी उसने लड़ाई करने से मना कर देती है वो, ठीक है। तो इसके दो प्रमुख कारण माने जाते हैं कि किस कारण से उसकी सेना मना कर देती है लड़ने से, ठीक है। पहला कारण यह है कि काफी दिनों से लगातार लड़ाई लड़ने के कारण जो सिकंदर की सेना है ना, वो काफी थक चुकी थी, ठीक है, और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उफनती हुई व्यास नदी को पार कर सके, ठीक है। देखिए, व्यास नदी काफी एक बड़ी नदी थी, ठीक है, कि जैसे कि अगर उसको भारत में घुसना था, भारत में आक्रमण करना था, तो व्यास नदी को पार करना ही पड़ता, ठीक है। और उसके सैनिकों में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो काफी थक चुके थे कि व्यास जैसी बड़ी नदी को पार कर सके, ठीक है। और दूसरा कारण यह माना जाता है कि जो सिकंदर के सैनिक थे ना, उनको यह बात पता थी कि व्यास नदी अगर हम पार कर जाएंगे तो भारत में जो मगध राज्य है, जिसका अधिकांश उत्तर भारत पर कब्जा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा राज्य है, वो मगध राज्य के पास में एक बहुत ही विशाल सेना है, बहुत बड़ी विशाल सेना है, ठीक है, जिसका सामना वो नहीं कर पाएंगे, और वो इस बात से भी भयभीत थे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है कि सिकंदर के सैनिकों ने ये जान लिया था, ये उनको पता था कि व्यास नदी के उस पार में जो सेना हमारा इंतजार कर रही है वो है मगध राज्य की बहुत ही बड़ी विशाल सेना, ठीक है। और जो भारतीय सैनिक थे उनकी जो बहादुरी के किस्से थे वो बहुत ही मशहूर थे, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट कारण है कि जिस कारण से जो सिकंदर के सैनिक हैं वो आगे लड़ने से मना कर देते हैं, ठीक है। अभी ये होता है कि जो सिकंदर है वो जो जीते हुए प्रदेशों को अपने जो सेनापति था ना सेल्यूकस, उसको सौंप देता है, और स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट जाता है। भारत को बिना जीते हुए सिकंदर वापस लौट जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत को बिना जीते हुए वापस लौट जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, सिकंदर ने जाते जाते 2 नगरों की स्थापना की थी, ठीक है। 2 नगर कौन कौन से देखते हैं। पहला नगर है निकैया, ठीक है। उसने ये तो नगर बसाया था विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। जो भारतीय जो कुछ क्षेत्र जीते थे उसने, जो सिंधु नदी के आसपास में जैसे पोरस को हराया था और तक्षशिला के आसपास के जो क्षेत्र जीते थे, उस विजय के उपलक्ष्य में उसने निकैया नामक शहर बसाया था, ठीक है। और दूसरा शहर बसाया था
बाउकेफला, ठीक है। बाउकेफला ये शहर था उसके घोड़े के नाम पर, जो सिकंदर का घोड़ा था, घोड़े के नाम पर उसने ये शहर बसाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए उस सिकंदर की मृत्यु हो जाती है कहाँ पे, बेबीलोन में, ठीक है। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है कब, 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो उस समय उसकी आयु थी मात्र 33 वर्ष। आप खाली ये याद रखिएगा, ठीक है, कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई, बेबीलोन में हुई 323 ईसा पूर्व को, ठीक है। देखिए ये पढ़ते हैं कि जो सिकंदर के साथ कुछ विद्वान आए थे, कुछ लेखक आए थे, उनमें कौन कौन थे। एक तो था नियार्कस, एक था आनेसिक्रिटस और एक था अरिस्टोब्यूलस, ठीक है। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नियार्कस एक दो बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, तो आप इनको पक्का याद रखिएगा, तीनों लेखकों के नाम और सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो भारत में जो कुछ क्षेत्र जीते गए थे ना सिकंदर के द्वारा, ठीक है, उसकी सफलता का कारण क्या था ये पढ़ते हैं। देखिए भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था, ठीक है। सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से ये एक था। देखिए जो भारत था उसमें काफी छोटे 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 राज्य थे, ठीक है। उनके ऊपर काफी मतलब कोई एक बड़ा ऐसा कोई राज्य नहीं था जो सभी का नेतृत्व कर सके, पूरे भारत का नेतृत्व कर सके, ठीक है। कोई छोटा राज्य हो गया, कोई बड़ा राज्य हो गया, तो ऐसे वो मतलब टुकड़ों में विभाजित था, ठीक है। उस समय में करीब करीब 28 स्वतंत्र शक्तियां थी, ठीक है। 28 छोटे बड़े राज्य थे भारत में, ठीक है। मतलब एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी उस समय में भारत में, ठीक है। और सिकंदर की यह सफलता केवल भारतीय क्षेत्र के सिंधु नदी क्षेत्र तक ही सीमित थी, ठीक है। वह भारत में आगे प्रवेश नहीं कर पाया था, वो हमने पढ़ा है कि किस वजह से नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी जो अफगानिस्तान का इलाका था, जो सिंधु नदी का क्षेत्र था, वो उसने विजित कर लिया था और वो इसी वजह से जीता था कि भारत में कोई एक मुख्य पावर नहीं थी जो पूरे भारत को एक साथ कंट्रोल कर सके, ठीक है। देखिए सिकंदर की सेना शक्तिशाली भी थी और तेज तर्रार घोड़े थे उसमें, और जो जैसे हमारे यहाँ पे तक्षशिला का जो शासक था ना आम्भी, उस जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता के बड़ा कारण था। देखिए जो सबसे पहले सिकंदर था वो तक्षशिला ही पहुंचा था और आम्भी ने उससे लड़ने की बजाय उसके सामने घुटने टेक दिए थे और आम्भी ने यह कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने, जो आम्भी था, उसने भारत के साथ विश्वासघात किया था, ये समझ सकते हैं, देशद्रोही वाला काम किया था, ठीक है। जिससे कि सिकंदर को बाकी के क्षेत्रों को, जो भी क्षेत्र उसने जीते थे, उसको जीतने में उसको काफी आसानी हुई थी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर, तो भारत के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा भारत की संस्कृति के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और यूनान के मध्य संपर्क हुआ, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, कि जैसे ही वहां के आक्रमणकारी यहां आए तो दोनों के बीच में जैसे कुछ व्यापार बढ़ा, ठीक है, कुछ संपर्क बढ़े आपस में एक दूसरे के साथ में, ठीक है। प्राचीन जो यूरोप था उसको भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हो गया, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए क्या हुआ कि जब पश्चिमोत्तर भारत के जैसे अफगानिस्तान के सिंधु नदी के क्षेत्र के आसपास के जो छोटे छोटे राज्यों को उसने, सिकंदर ने जीता था, ठीक है, तो इससे वहां के छोटे राज्यों ने यह सबक लिया कि कोई भी अगर आक्रमणकारी आएगा तो हमको छोटा छोटा समझ के आसानी से जीत सकता है। तो उन्होंने सभी ने, छोटे छोटे जो राज्य थे, उन्होंने सभी ने एक, मतलब वो सभी का एकीकरण हो गया, ठीक है। वो आपस में मिल गए, इकट्ठे हो गए, ठीक है, और एक संयुक्त अपना संगठन बना लिया उन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अनेक स्थल और जल मार्ग सिकंदर के अभियान से खुले, जो आज भी भारतीय व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं। देखिए जो व्यापार करने के जो मार्ग थे, ठीक है, कुछ स्थल मार्ग खुले भारत से यूरोप के मध्य में और कुछ जल मार्ग, ठीक है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप इसको याद रखिएगा कि जो गांधार कला शैली है ना, ठीक है, ये गांधार कला शैली है भारतीय प्लस जो यूनानी कला शैली है, ठीक है। भारतीय शैली और जो यूनान की कला शैली है ना, उसका मिश्रण है गांधार शैली, ठीक है। और हम ये समझ सकते हैं इससे कि जो गांधार कला शैली है इसका विकास हुआ था
इस कारण से, ठीक है। इस समय काल के बाद में जो भारतीय और यूनानी कला शैली का जो सम्मिश्रण है, गांधार कला शैली, उसका विकास होता है, ठीक है। देखिए यूनानियों ने छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी। यूनानियों से भारतीयों ने क्या क्या सीखा है? एक तो छत्र प्रणाली सीखी है, ठीक है, और एक मुद्रा निर्माण, ठीक है। देखिए मुद्रा निर्माण हो गया, जो मुद्रा का निर्माण किया था, जिस प्रकार से जो यूनानी जो मुद्रा का निर्माण करते थे, ठीक है, सिक्के के रूप में हो गया, जो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि छत्र प्रणाली भारतीयों ने सीखी थी यूनानियों से। तो छत्र प्रणाली क्या होती है? देखिए छत्रप एक प्रकार की उपाधि होती है, ठीक है, जो कि राज्यों के मुखिया के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था की प्रणाली थी। इसको देखिए डिटेल में समझाता हूं मैं आपको। क्या होता है कि एक राज्य होता है, ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि एक राज्य है, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे लेवल पे शासन करते हैं ना, जैसे राज्य में हो गया जिले, ठीक है, जिलों में हो गया फिर गांव, ठीक है। तो जिले और गांव के जो जो शासक थे ना, छोटे छोटे, तो उनको ये छत्रम नाम की एक उपाधि दे दी जाती थी, ठीक है। जो उनका मुखिया होता था ना, जैसे किसी जिले का मुखिया कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को ये छत्रप एक उपाधि दे दी जाती थी, उसके मुखिया को, ठीक है, जिससे कि जो राज्य व्यवस्था थी ना, ठीक है, वो बेहतर हो सके, ठीक है। खाली ये ही छत्र प्रणाली थी, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। देखिए उलूक शैली के सिक्के, ठीक है, ये उलूक शैली के सिक्के कहां से आए थे भारत में? ठीक है, तो यूनानियों की देन थी, ठीक है। उलूक शैली के सिक्के भारत में यूनानियों की देन थी। जो भारत और यूनान के बीच में जो व्यापार का जो संबंध स्थापित हुआ, ठीक है, उससे आप खाली इतना याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि उलूक शैली के सिक्के कहां से, किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, तो यूनान क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली, जो छत्रप प्रणाली है, ठीक है, वो सीखी थी, ठीक है। और गांधार कला शैली कहां से आई है? तो यूनान और प्लस में जो भारतीय शैली है, दोनों का मिश्रण है गांधार कला शैली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अभी आगे चलते हैं। देखिए तीसरा आता है भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। जो अरब थे उन्होंने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो देख लेते हैं किस प्रकार से क्या होता है। देखिए अरबों के भारत आक्रमण के विषय में जो जानकारी हमको किताब देती है ना, वो कौन कौन सी है? एक तो फुतूल अल बलदान, ठीक है, इसको लिखा था बिलादुरी ने, और एक चचनामा, ठीक है। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, ठीक है, और फुतूल अल बलदान को लिखा था बिलादुरी ने, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए चचनामा में 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध में अरब की घुसपैठ का वर्णन किया गया, ठीक है। जो चचनामा किताब है जो अली अहमद के द्वारा लिखी गई है, इसमें यह बताया गया है कि करीब करीब 7वीं 8वीं शताब्दी में जो सिंध है, जो सिंध क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अरब के आक्रमणकारियों ने घुसपैठ की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और जो मकरान का जो समतली मार्ग है ना, जो ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है, ठीक है, इस मार्ग से उन्होंने सिंध में प्रवेश किया था, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? तो वो अरब थे, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यूनानी या फिर ईरानी, तुर्की या फिर अरबों में से सबसे पहले मुस्लिम कौन थे। तो सिंपल सी बात है कि अगर मुस्लिम आक्रमणकारी की बात की जाए तो सबसे पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे अरब, ठीक है। और इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, और किस मार्ग से सिंध में प्रवेश किया था? जो मकरान का जो समतली मार्ग है, ठीक है, यहां से उन्होंने सिंध में प्रवेश किया था, यहां से आक्रमण किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है। देखिए जो इराक का आप ये समझ सकते हैं कि जो बादशाह था हाकिम अल हज्जाज, ठीक है, उसने अपने सेनापति को, ठीक है,
क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए, जो सिंध के ऊपर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, वो अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो आक्रमण किया था भारत के ऊपर, वो कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। और कहां पे किया था? जो थट्टा नामक जगह है, ठीक है, थट्टा के पास में देवल बंदरगाह को इसने सबसे पहले अपने अधीन करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो उस समय में इसकी लड़ाई भी हुई थी। किस किस के मध्य में हुई थी? जो सिंध का राजा दाहिर था और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य में। ठीक है, जिसको कि रावर का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, रावर का युद्ध कहा जाता है किसको? मोहम्मद बिन कासिम और जो सिंध के राजा के मध्य में जो लड़ाई हुई थी देवल बंदरगाह को अधीन करने के चक्कर में। ठीक है, तो वहां पे जो युद्ध हुआ था उसको कहा जाता है रावर का युद्ध। ठीक है, रावर का युद्ध, और जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम समरी के रूप में बता देता हूं आपको। सबसे पहले एक ये समझ लीजिए बादशाह था हाकिम अल हज्जाज, उसने अपने भतीजे कह दीजिए या फिर दामाद कह दीजिए, ठीक है, उसको मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि आप जाओ और सिंध के ऊपर आक्रमण करो। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आता है, जो थट्टा नामक जगह है देवल बंदरगाह, ठीक है, उसको हथियाने के लिए सबसे पहले आक्रमण कर देता है। ठीक है, किसके ऊपर आक्रमण कर देता है? राजा दाहिर सेन के ऊपर में। ठीक है, और कब करता है? 712 ईस्वी में। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच में जो लड़ाई होती है वो रावर का युद्ध कहलाता है। ठीक है, इसमें राजा दाहिर सेन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा एंटरटेन हो जाएंगे आप भी। देखिए जो लेखक अली अहमद था ना, ठीक है, चसनामा का लेखक था, वो लिखता है कि जब युद्ध में दाहिर सेन मारा गया था, ठीक है, तो उसकी 2 बेटियां थी, उनको बंदी बना लेती है। ठीक, कौन? मोहम्मद बिन कासिम, और दोनों को दमिश्क, ठीक है, दमिश्क भेज दिया था, जो कि उस समय पे जो उसका जो उमैयद वंश था उसकी राजधानी थी। ठीक है, आज ये जगह सीरिया नामक जगह है। ठीक है, आज के टाइम में। ठीक है, तो राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम कैद करके और उसकी राजधानी उसके राज्य में भेज देता है कि इनको वहां ले जाओ। ठीक है, राजा दाहिर सेन की दोनों ही बेटियां युवा थी, दोनों बहुत होशियार थी। ठीक है, वो जानती थी कि वहां उनके साथ में क्या होने वाला है, इसलिए उसने, सॉरी यहां पे थोड़ा गलत लिखा है, राजा दाहिर नहीं है, यह आएगा यहां पे। ठीक है, यहां पे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम को सबक सिखाने के लिए जब उनको दमिश्क ले जाया जा रहा था। ठीक है, तो ये उन्होंने योजना बनाई। उसके बाद में जब वो वहां पहुंचती है तो जो खलीफा होता है ना, जो सबसे बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु होता है, ठीक है, उसको पता चलता है कि राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियां यहां लाई जा रही हैं। ठीक है, वो दोनों को अपने दरबार में बुलाता है और उनका सौंदर्य देख के उनके ऊपर मोहित हो जाता है। कौन? खलीफा। ठीक है, उसके भीतर हवस की आग जाग उठी थी और उसके बाद में उसने उन दोनों के साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। ठीक है, वो खलीफा को बताती हैं कि हम दोनों आपके लायक नहीं है, किसी ने पहले ही हमारा शोषण कर लिया है, हमारा यौवन भंग कर दिया है। ठीक है, मतलब हम कुंवारी नहीं है। ठीक है, और वो बताती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों बहनों को 3 दिनों तक बंधक बना के रखा था और इस दौरान उनका रेप भी हुआ। ठीक है, तो वो दोनों खलीफा को ये बताती हैं। अब ये जान के खलीफा का खून खोल उठा और उसने तुरंत, देखिए वो तुरंत कलम और दवात मंगाता है। ठीक है, असल में तो वो इस बात से नाराज था कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनका सतीत्व भंग कर दिया उन दोनों लड़कियों का। ठीक है, मतलब कि वो इस बात से नाराज था कि उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने इनका रेप क्यों किया। मतलब कि वो ये चाहता था कि सबसे पहले उनका यूज मैं करूं, मैं खलीफा हूं।
ठीक है। तो वो आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम जहां भी हो उसे कच्चे खाल में सील के दरबार में पेश किया जाए, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जो खलीफा का आदेश मानते हुए सैनिक बैल के चमड़े में सील के मोहम्मद बिन कासिम को एक ट्रंक में डाल देते हैं और दमिश्क के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। और वह अल्लाह के नाम पर जितनी उसने मारकाट और खून खराबा मचाया था उसी को प्यारा हो जाता है और खलीफा की लाश देखकर खलीफा मोहम्मद बिन कासिम की लाश देखकर खुश हो जाता है और योजना के अनुसार दोनों बहनों ने महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी, ठीक है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने ये झूठी कहानी गढ़ी थी और मोहम्मद बिन कासिम की जब वो लाश देख लेती हैं तो वो सोचती हैं कि हमारा जो एक तरह से जो मिशन था हमारा वो सक्सेसफुल होता है और वो दोनों अपनी जान दे देती हैं, ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी थी। आगे चलते हैं। देखिए, अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध, ठीक है, इनकी शिक्षा भारतीयों से ली थी, ठीक है। अरबों ने भारतीयों से काफी कुछ सीखा था, जैसे चिकित्सा के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, नक्षत्र विज्ञान के बारे में, ठीक है, गणित और शासन का जो प्रबंधन है, ठीक है, उसके बारे में भारतीयों से शिक्षा ली थी। अरब विद्वान भारत से कुछ पुस्तकें बगदाद अपने साथ में ले गए थे। कौन कौन सी? एक तो ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है, और एक खंड खाग पुस्तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि जो अरब विद्वान भारत आए थे तो अपने साथ बगदाद कौन कौन सी पुस्तकें लेके गए? एक तो ब्रह्म सिद्धांत था और एक खंड खाग पुस्तक, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, जो हिंदू शब्द है ना, ठीक है, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने ही किया था, ठीक है। जो अरब आक्रमणकारी थे इन्होंने ही सबसे पहले हिंदू वर्ड को यूज किया था, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अरबों ने जो अपना सिंध क्षेत्र है उस क्षेत्र में ऊंट पालना और खजूर की खेती करना शुरू किया, ठीक है, और दिरहम नामक सिक्के चलाए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि अरबों ने जो सिंध क्षेत्र में कौन से सिक्के चलाए थे, ठीक है, तो दिरहम नामक सिक्के चलाए थे अरबों ने सिंध में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो तीनों आक्रमण थे, ठीक है, उनको अच्छे से डिटेल से पढ़ा है, किस प्रकार से क्या क्या हुआ, और अभी हम उनसे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, ठीक है, उसको रिवीजन के रूप में करते हैं जिससे कि हमारे ये सारे नोट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तुर्क ने, बी है अरबों ने, सी है हखामनी ने, या फिर डी मुस्लिमों ने, ठीक है। तो पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो हखामनी वंश के शासकों ने। सी, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, हखामनी साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? ए सुबुक्तगिन, बी दाहिर सेन, सी साइरस द्वितीय, या फिर डी दारा प्रथम। ठीक है, तो हमको पता है साइरस द्वितीय ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन है ए दाहिर सेन, बी साइरस द्वितीय, सी दारा प्रथम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइरस द्वितीय। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, भारत पर आक्रमण करने में पहली सफलता किस शासक को प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है दाहिर सेन, बी साइरस द्वितीय, सी दारा प्रथम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दारा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है दारा प्रथम के साम्राज्य का कौन सा प्रांत बनता है? जब दारा प्रथम ने पश्चिमोत्तर भाग भारत का जीत लिया था, ठीक है, तो उसको अपने साम्राज्य का कौन सा भाग, कौन सा प्रांत बनाया था? ठीक है, तो ऑप्शन है ए 22वां, बी 21वां, सी 20वां, या फिर डी 19वां। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22वां, सॉरी 20वां, ऑप्शन सी 20वां। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, हखामनी शासकों के आक्रमण के कारण भारत में क्या मुख्य कार्य हुए? ठीक है,
तो ऑप्शन ए है खरोष्ठी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है, ये सही है, हुआ था। ऑप्शन बी है अरेमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ, ये भी हुआ था। ऑप्शन सी है ईरानी जो वास्तुकला था उसका प्रभाव बढ़ा था, ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, सभी, ठीक है, सभी मुख्य कार्य हुए थे। क्वेश्चन 7 है अरबों ने सिंध में किस नाम के सिक्के चलाए थे। देखिए हमने पढ़ा था कि अरबों ने सिंध में दिरहम नाम के सिक्के चलाए थे, ठीक है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है, तो हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है अरब विद्वान भारत से बगदाद कौन सी पुस्तक लेकर गए, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ब्रह्म सिद्धांत, बी इंडिका, सी हिंद मजरूल, या फिर डी गजनवी नामा, ठीक है, तो हमने पढ़ा था ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ब्रह्म सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है अरबों के भारत आक्रमण के विषय में जानकारी देने वाली किताब कौन सी है, ठीक है, भारत के ऊपर आक्रमण किया था अरबों ने, इस बारे में कौन सी किताब जानकारी देती है, ऑप्शन देख लेते हैं। फुतूल अल बलदान, ठीक है, चचनामा, ये भी ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चचनामा किताब का लेखक, ठीक है, जो चचनामा किताब थी उसका लेखक कौन था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेगस्थनीज, बी अली अहमद, सी साइरस द्वितीय, या फिर डी दारा प्रथम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अली अहमद, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर कब आक्रमण किया, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए 714 ईस्वी, बी 711 ईस्वी, सी 712 ईस्वी, या फिर डी 713 ईस्वी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 है मोहम्मद बिन कासिम के भारत के ऊपर आक्रमण करने के समय सिंध का शासक कौन था, ठीक है, ये कहा गया है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर 712 ईस्वी में आक्रमण किया तो उस समय में सिंध जो प्रांत था उसका शासक कौन था, ऑप्शन देख लेते हैं। ए साइरस द्वितीय, बी दाहिर सेन, सी दारा प्रथम, या फिर डी पोरस, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 14 है किस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर सेन के बीच में युद्ध लड़ा गया, ठीक है, तो दोनों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन ए रावर का युद्ध, बी बनेर घट्टी का युद्ध, सी सिंध का युद्ध, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा रावर का युद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सिकंदर के पिता का नाम क्या था, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। फिलिप सीमोर, ऑप्शन बी है फिलिप द्वितीय, ऑप्शन सी है सेल्यूकस निकेटर, या फिर डी सीरियस द्वितीय, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलिप द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16 है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी फिलिप द्वितीय, या फिर डी दाहिर सेन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 17 है सिकंदर कहां का शासक था, ऑप्शन ए है सीरिया, बी मकदूनिया, सी सिंध, या फिर डी गजनी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकदूनिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सिकंदर ने भारत के ऊपर कब आक्रमण किया, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए 324 ईसा पूर्व, बी 325 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व, या फिर डी 322 ईसा पूर्व, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर किस दर्रे को पार करके भारत पहुंचा, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए बनिहाल दर्रा, बी काराकोरम दर्रा, सी बुर्जिल दर्रा, या फिर डी खैबर दर्रा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खैबर दर्रा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 है हाइडे स्पीज या फिर झेलम का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए 326 ईसा पूर्व,
बी 325 ईसा पूर्व, सी 324 ईसा पूर्व या फिर डी 323 ईसा पूर्व। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सिकंदर और प्लेटो के मध्य, बी सिकंदर और पोरस के मध्य, सी सिकंदर और दारा प्रथम के मध्य या फिर डी सीरियस द्वितीय और पोरस के मध्य। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर और पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस शहर की स्थापना सिकंदर के द्वारा नहीं की गई थी? ठीक है, तो सिकंदर के द्वारा किस शहर की स्थापना नहीं की गई थी, ये देखते हैं। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रा, बी निकैया, सी बोकेफला या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, निकैया और बोकेफला की स्थापना सिकंदर के द्वारा की गई थी, पाटलिपुत्र की स्थापना सिकंदर ने नहीं की, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 23 है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में किस शहर में हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए निकैया, बी सिंध, सी बेबीलोन या फिर डी पाटलिपुत्रा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेबीलोन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत को विजित करने में किस नदी की कठिनाई का सामना करना पड़ा था सिकंदर को? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए सिंधु, बी झेलम, सी यमुना या फिर डी नील। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। ठीक है, देखिए जो झेलम नदी थी, ठीक है, यहां पे अगर आप व्यास नदी भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्यास नदी, अगर व्यास ऑप्शन में आता है तो व्यास बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, अगर व्यास ऑप्शन में नहीं है तो आप झेलम को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के अधिकांश क्षेत्र पर किस वंश का शासन था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी नंद वंश या फिर डी कुषाण वंश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंद वंश। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे, ठीक है, उन सभी को किया है। और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो पार्ट 2 होगा इसका, उसमें हम पढ़ेंगे भारत के ऊपर होने वाला तुर्क आक्रमण। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा फ्रेंड्स, आपके लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। ठीक है, ये मुकद्दर की बात है, आपको मंजिल मिले या फिर ना मिले, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, देखिए किसी को भी नहीं पता कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे को कोई सफलता मिलनी होगी तो वो मिल जाएगी, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। हाथ पे अगर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो आपको ये मान के चलिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका काम है कोशिश करते रहना। ठीक है, आप लाइफ में आगे चलकर ये ना सोचें कि काश उस टाइम पे हम कोशिश कर लेते। ठीक है, तो खाली इतनी ही बात है कि आप बस कर्म करते रहिए। ठीक है, आप खाली कोशिश करते रहिए, इस बात को मत सोचिए कि मेरे को मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका काम है कोशिश करना, आप कोशिश करते रहिए, हर हाल में आप रुकिए मत और कोशिश करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे खाली इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हमारी इतनी मेहनत को देखते हुए अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हमने थोड़ी भी मेहनत की है आपके लिए, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितनी भी क्लासेज हैं, ठीक है, कीजिए। ठीक है, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को, ठीक है, ये इतनी अच्छी और बेहतरीन क्लास अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी लगता है, ठीक है, कि हमको कुछ भी ये चीज़ थोड़ी बेटर करनी चाहिए, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।